हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, बस इतनी ही सी कामना है। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ब्रूटली ऑनेस्ट। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी थ्योरी के बारे में जिसका असर आज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में रोज़ाना महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, एक ऐसी थ्योरी जिसने आगे चल के भारत का ना सिर्फ पार्टीशन करवाया, ना सिर्फ पाकिस्तान बनवाया, बल्कि नासूर की तरह भारत के वर्तमान और भविष्य में बस गया। शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से, जब एक ऐसी आइडियोलॉजी ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और इसका नाम था टू नेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम सिर्फ अलग धर्म या रिलीजन्स ही नहीं है। टू नेशन थ्योरी में यह माना गया कि हिंदू और मुस्लिम्स का कल्चर भी एकदम अलग है। उनकी सोशल लाइफ, उनके बिलीव्स, उनकी मान्यताएं, सब कुछ अलग है। खान पान, विश्वास, धर्म, हर डेफिनेशन एकदम अलग है। ये पोलराइज्ड है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसलिए जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ नहीं रहते, इसी तरह से ये लोग भी एक साथ कैसे रहे। इस थ्योरी का सबसे पहला इस्तेमाल सर सैयद अहमद खान साहब ने किया था। वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रचना की थी। सैयद साहब एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे, काफ़ी ज्ञानी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। और उनका मानना था कि मुस्लिम और हिंदू का एक साथ रहना असंभव है, क्योंकि उनके कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सर सैयद ने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि वो अपने राइट्स और आइडेंटिटी के लिए एक स्टैंड लें और ब्रिटिश शासन के दौरान एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। सो फार सो गुड। सर सैयद अहमद खान ने अपनी आइडियोलॉजी को सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इस इंस्टीट्यूशन ने एक नई पीढ़ी को तैयार किया जो एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को समझती थी। ये मुस्लिम वो नहीं थे जो मुगलों के बीच बड़े हुए थे, ये वो थे जो अपने राइट्स, अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक थे। सर सैयद का ये मानना था कि अगर मुस्लिम और हिंदू दोनों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए तो मेजॉरिटी रूल के तहत मुस्लिम हमेशा हमेशा एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी और सेपरेट कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जो आगे चलकर टू नेशन थ्योरी का बेस बना और उसके बाद जिसने पाकिस्तान का स्वरूप लिया। सर सैयद के बाद अगर किसी ने इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया तो वो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बीच में ये गायब रही। जब इकबाल राजनीतिक लैंडस्केप में लौट कर आए तो उन्होंने इसको फिर से पकड़ा और इसमें नई जान फूंकी। हालांकि शुरुआत में वे एक संयुक्त भारत का समर्थन करते थे। ये इकबाल ही थे जिन्होंने 1904 में वो फेमस गाना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन यूरोप में अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया और भारत में एक मुस्लिम राज्य के विचार को प्रपोज करने लगे। 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल मीटिंग में इकबाल ने ऑफिशियली ये आइडिया प्रेजेंट करते हुए कहा कि मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को एक राज्य में मिला हुआ देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर या ब्रिटिश साम्राज्य के बिना एक सेल्फ गवर्नमेंट, एक संगठित नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे मुसलमानों के लिए उनकी फाइनल डेस्टिनी के रूप में ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट नज़र आती है, कम से कम उत्तर भारत में। तो इकबाल ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों सिर्फ रिलीजन के लेवल पर ही नहीं, बल्कि एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल के लेवल पर भी एकदम अलग है।
उनका मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट में ही उनके कल्चरल और सोशल राइट्स मिल सकते हैं, भारत में रह के नहीं। इकबाल की स्पीचेस और उनकी पोएम्स ने इस थ्योरी को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया और मुसलमानों को इस तरह से इंस्पायर किया कि वो एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करने लगे। अब तक ये इमेजिनेटिव स्टेट बिना किसी नाम के थी, लेकिन बहुत जल्द इस स्टेट को एक नाम मिला, पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने 1933 में अपने 3 कैम्ब्रिज कोलीग्स के साथ मिलकर नाउ और नेवर नाम का एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पहली बार प्रपोज किया। नाउ और नेवर में रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को एक एक्रोनिम के रूप में क्वाइन किया था, जिसमें पंजाब, पी से पंजाब, ए से अफगानिया मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर और इंडस सिंध, आई से इंडस, एस से सिंध और अंत में बलूचिस्तान से स्तान सफिक्स लगाया गया। तो आप खुद देखिए, पाकिस और उसके बाद तान, मतलब उर्दू में अनुवाद करने पर पाकिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ द प्योर। पाक का मतलब होता है प्योरिटी, जो सबसे अधिक प्योर है। तो पाकिस्तान का मतलब वो लैंड, वो ज़मीन जहाँ पर एकदम पवित्र लोग रहते हैं और बाकी दुनिया में अपवित्र। उनके लिए पाकिस्तान एक लैंड ऑफ द स्पिरिचुअली प्योर था और उन्होंने इसे एक सिंबल के तौर पर प्रपोज किया, जो मुसलमानों की आइडेंटिटी और उनके प्राइड को रिप्रेजेंट करेगा। इस नाम ने मुस्लिम कम्युनिटी में यूनिटी और सॉलिडेरिटी का जज्बा जगाया और टू नेशन थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। पाकिस्तान के सपने को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने में जो आदमी सफल रहा वो था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना सिर्फ एक बैरिस्टर ही नहीं था, वो एक सेकुलर पॉलिटिशियन था जो गांधी जी के रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज को मिक्स करने की जो नीति थी उसको अपोज करता था। लेकिन कौन जानता था आगे चल के वो खुद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बनेगा। जिन्ना पहले एक सेकुलर लीडर था, लेकिन धीरे धीरे इस आइडियोलॉजी को, खास तौर पे इकबाल से प्रेरित होके, वो समझने लगा कि मुस्लिम और हिंदू के बीच के डिफरेंसेस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वैसे एक बात गौर करने वाली है, इनकी भी विचारधारा इंग्लैंड से आने के बाद बदली। ये गए तो थे इंग्लैंड 3 पीस सूट पहन के, लेकिन जब वापस आए तो अचकन और वो मुसलमानी मौलवियों वाली टोपी पहन के। जिन्ना ने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ऑफिशियली ये डिमांड रखी गई कि इंडियन मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए। उनका फोकस उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना भी था, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था मुस्लिम आइडेंटिटी का। ये अलग बात है कि जिन्ना को खुद उर्दू बोलनी नहीं आती थी। जिन्ना ने बार बार कहा कि टू नेशन थ्योरी सिर्फ एक रिलीजियस थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोशल और कल्चरल नेसेसिटी है और जिससे मुसलमानों के आइडेंटिटी और राइट्स को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये सब इवेंट्स और पर्सनालिटीज़ के एफर्ट्स से 1940 में ये पूरा का पूरा मूवमेंट अपने पीक पर पहुंचा। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जहां कलकत्ता में हजारों की तादाद में हिंदू मारे गए, लाखों घर बेघर हो गए। और ये केवल कलकत्ता तक सीमित नहीं रहा, नोआखली, ढाका, चिट्टगांग, बिहार जैसे कई जगहों पे एक कम्युनल वायलेंस, स्पेशली मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अटैक करने का पोग्राम या जेनोसाइड या मैसेकर, नरसंहार, जो भी आप बोलना चाहते हो, ऐसा खून खराबा विश्व के इतिहास में इतने कम वक्त में कभी नहीं हुआ। हिंदू कटे, औरतों के रेप हुए, कन्वर्जन्स हुए, ये सब एक व्यक्ति के कारण, जिन्ना। टू नेशन थ्योरी का असर आज भी साउथ एशिया में देखा जा सकता है। पाकिस्तान में आज भी अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर फोकस है, जबकि भारत में सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी की वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाता है। आज कई लोग टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करते हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग ना हुए होते तो शायद आज दोनों कंट्रीज़ में ज़्यादा पीस और हार्मनी होती। पर दूसरी तरफ कई लोग ये भी मानते हैं कि एक ज़रूरी स्टेप था
जो इंडियन मुसलमानों को अपना स्पेस, आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं इस बारे में मेरा विचार क्या है। मेरा विचार ये है कि भारत एक सिविलाइजेशन है। अगर आप वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ नेशन को माने, मतलब एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही तरह के लोग एक ही जगह रहते हैं और रोज़ सुबह एक ही टाइम पे उठते हैं, एक ही रीति रिवाज मानते हैं, अगर इस नज़रिए से देखा जाएगा वेस्ट की नज़र से, तो भारत में तमाम देश बसते हैं। एक ही घर में दो अलग देश बसते हैं। दो सगे भाई ही अलग प्रथाओं, अलग भगवानों, अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनके मूल्य अलग हैं। क्या इस तरह से आप डिवाइड करने जाएंगे तो कहाँ तक लोगों को काटेंगे? मेरा विचार ऐसा है कि आपकी मातृभूमि कभी नहीं बदल सकती। आपके विचार बदल सकते हैं, आपके धर्म बदल सकते हैं, आपकी मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रहते थे ये सारे थे तो हिंदू ही जो कन्वर्ट हुए। तो क्या अगर आप कन्वर्ट हो जाएं तो आपकी मातृभूमि बदल जाती है? क्या आप एक नए राष्ट्र की मांग करने लगते हैं? इसलिए मैं जिन्ना की, सर सैयद अहमद की और उन सब लोगों की जो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं उसको सरासर गलत मानता हूं। अगर बांटने पे आए तो फिर हिंदुओं में क्या कमी है? आप एक तरफ सवर्ण का देश बना दीजिए, एक तरफ दलितों का बना दीजिए, एक तरफ आप नॉर्थ का बना दीजिए, एक तरफ साउथ का बना दीजिए, ईस्ट का अलग, वेस्ट का अलग। और ऐसा क्यों? वेस्ट में अगर मैं जहां महाराष्ट्र में रहता हूं वहां एक विदर्भ अलग बना दीजिए, कोंकण अलग बना दीजिए। ऐसी कौन सी जगह, कौन सा गांव, कौन सा शहर है जहां पे अगर आप चाहें तो बंटवारा नहीं कर सकते? बंटवारे दिलों और दिमाग से होते हैं, बंटवारे रीति और रिवाजों से नहीं होते। कमेंट्स में आप लिखिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या टू नेशन थ्योरी का ये डिसीजन, ये थ्योरी सही थी या गलत थी? अपने विचार लिखिए। अगर अच्छे विचार हुए तो मैं अगले एपिसोड में उनको इलैबोरेट करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।